देश में शिक्षा का एकीकरण कर दिया जाए। मैं कहता हूँ देश में से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन एक तरफ प्राइमरी चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए भारत की पूरी सियासत, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, चंद्रशेखर नहीं थे ना, चंद्रशेखर नहीं थे, पूरा वो समाज, बहुत सारे साथी रहे जो देखते थे हमें भाई ये लोग चलते हैं, तो कभी किसी ने बाइक में पेट्रोल डलवा दिया या हमने किसी का भैया। किससे जेडी न्यूज में आज जिस शख्सियत की चर्चा की जाएगी वो शख्सियत बहुत खास शख्सियत है। हमारे खास मेहमान है छटमलपुर के बराबर वाले गांव फतेहपुर भादो से वास्ता रखने वाले पिता रतन सिंह, माता अंगूरी देवी के गोद में कैकारे लेने वाले, एमबीए तक की शिक्षा लेने वाले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक विनय रतन सिंह की बायोग्राफी, उनके द्वारा स्थापित भीम आर्मी की चर्चा की जाएगी। भीम आर्मी वो संगठन है जो शिक्षा वंचित की समस्याओं पर कार्य करना, संविधान को रक्षा देने वाला एक दल, महिला उत्थान, स्वाभिमान, सुरक्षा पे काम करने वाला, मानव को एक समान थोड़ी के मानने वाला वह दल भीम आर्मी एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी शुरुआत एक छोटी सी पाठशाला से की गई थी। बात अगर की जाए 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी एकता मिशन की स्थापना इन लोगों ने की थी और एक छोटी सी पाठशाला ने वो रूप लिया कि यह वर्ष भर में शिक्षा के मंदिर पाठशाला के माध्यम से खोले जाने लगे, साथ में संगठन को मजबूती प्रदान की जाने लगी। ऐसे और यही नहीं, इन्होंने ये संघर्ष जबरदस्त रूप से किया है, उन लोगों के लिए संघर्ष किया है, वंचित शोषित दलितों का संघर्ष में जो है उन्होंने आगे बढ़ने का, लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। यहाँ पे एक बात और भी कह देनी लाजमी हो जाती है, द ग्रेट चमार से शुरू होने वाला संघर्ष सदन तक की यात्रा भीम आर्मी एकता मिशन के माध्यम से की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं किससे जुड़ी न्यूज के साथ में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। और किससे जुड़ी न्यूज के साथ में आप जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। विनय रतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघर्ष से सदन तक की गाथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन या भीम आर्मी के उस संघर्ष की गाथा शुरुआत कैसे की गई होगी, क्या परिस्थिति रही होगी, मूवमेंट कैसे बने होंगे, योजनाएं कैसे बनी होंगी, पाठशालाओं की शुरुआत कैसे की गई होगी, लड़ाई स्वाभिमान की कैसे लड़ी गई होगी, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए बायोग्राफी किससे जुड़ी न्यूज के साथ में जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी। जानेंगे, चर्चा करेंगे भीम आर्मी के संदर्भ में और इनसे भी इनकी व्यक्तिगत बातों पर चर्चा की जाएगी, उन बातों को जिनसे अभी तक है अनभिज्ञ, जानकारी चाहते हैं कि यह भीम आर्मी आखिर है क्या, शुरुआत कैसे की गई थी और सदन तक का सफर भीम आर्मी ने कैसे तय किया है। बहुत बहुत आपका स्वागत है विनय रतन जी। शुक्रिया जय। आपके जेडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम किससे जेडी न्यूज के साथ में रहे और बायोग्राफी पे भीम आर्मी की और आपकी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई भीम आर्मी के साथ, परिस्थितियां किस तरह की आपके साथ रही होंगी, योजनाएं कैसे बनी होंगी, क्या वो शुरुआत आपकी रही होगी, शुरुआत यहीं से करते हैं। बिल्कुल, देखिए भारत एक जाति समूह धर्मों का देश, एक समूह समूह, और यहाँ गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है पूरे देश में। भीम आर्मी जब शुरुआत हुई तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, इस समय मैं डेली सहारनपुर आता था
तैयारी करने के लिए। और फिर मेरी खुद की एक शॉप थी, ऑनलाइन का काम मैं वहाँ करता था, वो चलाता था। भीम आर्मी की शुरुआत करने से पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी मेरा लगभग 3 से 6 महीने पुराना संबंध है। जानते तो थे, लेकिन जो आपसी तालमेल जो बैठा, वो संगठन बनने से लगभग 6 महीने पहले जो है तालमेल बैठा हम लोगों का। तो अब वो आते थे, दुकान में बैठते थे, हम लोग चर्चा करते थे समस्याओं पे। भाई एक बार की कटिंग में एक दलित शब्द का प्रयोग होता है, एजुकेशनल स्तर जो है वो इतना लो क्यों है, शोषण जब होता है तो न्याय में इतनी देरी क्यों है, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती थी। फिर बहुजन आंदोलन, तथागत बुद्ध, संत रैदास, नानक, कबीर, इन सब पर चर्चा होती थी। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, डॉक्टर अम्बेडकर, इन आंदोलनों पर चर्चा होती थी। तो एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे कहा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी कल लगे ना लगे, लेकिन हमें जो है ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो हमने उन्हें कहा कि देखो भाई, काम खड़ा करना तो बहुत आसान है, आपने कहा कल हम लगेंगे, परसों को खड़ा कर देंगे, लेकिन इसको चलाना वो बड़ा मुश्किल। मैं कल ऐसा ना हो कि भाई ये काम स्थितियाँ शुरू कर दी जाए और आप कहें कि नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ। हालांकि वो अमेरिका जो है वो साइबर क्राइम पे कोर्स करने जा रहे थे। भाई चंद्रशेखर की बात हाँ, आप कर रहे हैं, मतलब भाई बड़ा चंद्र- कोर्स माना जाता है साइबर क्राइम को। उस समय की जो आप बात कर रहे हो तो बहुत बड़ा बात रही होगी। हाँ, अमेरिका और वो, मतलब ये समझिए कि पूरा कैरियर दांव पे लगा के तब शुरुआत की गई है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम मजबूती से काम करेंगे। तो 21/7/2015 का दिन था, शाम का टाइम था जी मैंने कुछ साथियों के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में लगभग 13 से 14 लोग थे, जी 2 से 3 गांव के लोग थे। मैंने चंद्रशेखर भाई को फ़ोन किया, भाई आप कहाँ हो? वो शायद किसी डेथ में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने भाई जाना कहीं नहीं है, आपने 2 दिन पहले कुछ कहा था, आज मैंने उसको क्रियान्वित कर दिया है, आप आइए। उन्होंने कहा भाई काम नहीं चला। मैंने कहा नहीं। तो चंद्रशेखर भाई आए, बाइक से आए, 12-13 लोगों के बीच में ही उन्होंने अपनी बात रखी। और बात रखने के बाद फिर हम ऐसे चले कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव। जन जागरण जो है शुरुआत। हाँ, हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। फिर जब हमारा कारवां बढ़ता चला गया और साथी जुड़ते चले गए, हमारी बातें समाज की समझ आने लगी, तो फिर हम लोगों ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि भीम आर्मी पाठशालाओं को, भीम आर्मी की पाठशालाएं खोली जाए। तो फिर हमने धीरे धीरे एक पाठशाला, पहली पाठशाला फतेहपुर में खुली, जो आपका मूल गाँव है। हाँ वही, हाँ पहली मीटिंग भीम आर्मी की वहीं पर हुई, उसी गाँव में। मंदिर है वहाँ पे रविदास हाँ, जी का। गुरु रविदास जी का मंदिर है और सामने ही जी जी बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मशाला। जी 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 दूसरी गाँव नवादा में खुली, जी गुड़म नवादा एक गाँव है। जी तो इस तरीके से हमने लगातार पाठशालाएं बड़ी मजबूती से खोली। जी। पाठशालाएं जब खुली तो एक के बाद दूसरा गांव, दूसरे के बाद तीसरा गांव, मतलब कि लोगों को जैसे जैसे पता लगता है कि लोगों में कड़ी जुड़ती गई, कड़ी श्रृंखला समाज में जागृति होती रही और एक दूसरे से हम लोग जुड़ते रहे। उस समय लगभग हमने सन 2015 से 16 तक जो है लगभग 250 से 300 पाठशालाएं खोल दी थी। कुछ पाठशालाएं हमारी हरिद्वार में थी, सहारनपुर में। मतलब 5 महीनों में आप जो है लगभग 250 पाठशालाओं तक हाँ, पहुंच गए थे। बड़ी बड़ी बात, तेजी के बड़ी साथ। उपलब्धि है। और जहाँ शिक्षा हो जाती है वहाँ संगठन भी मजबूत हो जाता है। नहीं, उसका हमें एक दूसरा फायदा भी मिला ना। आज क्योंकि सोसाइटी नशे की और बहुत ज़्यादा प्रभावित है, हमने पाठशालाएं खोली, समझाया, तो बहुत सारे साथी ऐसे भी रहे कि उन्होंने नशे से अपने आप को दूर कर दिया। कुछ साथी तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मीटिंग तो याद नहीं कहाँ हुई थी, लेकिन 2 साथी आए, उन्होंने कहा भैया हम काम करते थे और शाम को सारा पैसा हमारे नशे में चले गया, आप लोगों को देखा सुना, तो आज हम नशा छोड़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शपथ पाठशाला का ये भी प्रभाव, शपथ ले ली उन्होंने, समझ अपना आप मुझे समर्पित कर दिया भीम आर्मी को लेके, और हम बुराइयां छोड़ रहे हैं। बड़ी आपकी शुरुआत उस समय रही है। बिल्कुल। और उसके बीच में बहुत सारे संघर्ष हैं। सबसे पहला संघर्ष तो हम लोगों के पास, खासतौर से इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के पास, सबसे पहला संघर्ष तो फाइनेंस का आता है, वही इकोनॉमिकल कंडीशन। सर मैं वहीं पे जा रहा था विनय रतन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो शुरुआत तो कर ली, किसी जो है उद्देश्य को जो है सोच लेना और उसको जो है बाद में फॉलो करना, उसको लोगों को जोड़ना, लेकिन सबसे बड़ी जो रीढ़ मानी जाती है वो जो आर्थिक रीढ़ मानी जाती है और धन पे हर चीज टिक जाती है। लेकिन ऐसे समय में जब आपके लिए पास पैसा भी नहीं था, आप खुद बेरोजगार थे, चंद्रशेखर जी खुद बेरोजगार थे, ऐसे समय में जो है गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा, कैसे मीटिंग होगी, कैसे क्या क्या मतलब उस तरह की जो परिस्थिति रही है,
एक विपरीत परिस्थितियों पे आपने आगे बढ़ना, वो थोड़ा बता रहे, क्योंकि नहीं। दर्शक जानना चाहता है शुरुआत। आज आप सदन तक पहुंचे हैं, भीम आर्मी सदन तक पहुंची है, लेकिन उसके कमर में कितना जख्म, उसके पैरों में कितने छाले हैं, ये जानकारी नहीं है। तो आप जेडी न्यूज के माध्यम देखिए से ये सबसे पहले तो देखो कहीं ना कहीं परिवार का बड़ा सहयोग रहा, चाहे चंद्रशेखर भाई का परिवार हो, मेरा परिवार हो। बहुत समय परिस्थिति ऐसी होती थी कि जाना था, हम लोगों की एक आदत थी, अगर हमने कोई वादा कर दिया कि हमें जाना है तो फिर चाहे आंधी हो तूफान हो, हमारे पास कुछ होना हो, हम जाते जरूर। तो पर सबसे पहला सहयोग तो परिवार का ही रहा, क्योंकि बिना परिवार के तो नहीं चल सकते। परिवार ने आर्थिक सहयोग भी किया और मोरल सपोर्ट बड़ी बात होती है। फिर बहुत सारे साथी रहे जो देखते थे हमें, भाई ये लोग चलते हैं, तो कभी किसी ने बाइक में पेट्रोल डलवा दिया, या हमने किसी को कहा भाई आज हमारे पास जाने की स्थिति नहीं है, तो सब इसी तरीके से, मतलब क्या है कि सब लड़ाई लड़ने के लिए योद्धाओं को बोलना पड़ा, समाज का अपेक्षा, सोसाइटी का सपोर्ट और परिवार का सपोर्ट दोनों मिला थोड़ा ही, लेकिन मिला। उसी से मनोबल बढ़ता चला गया और हम आगे जो सर्वाइव करते रहे। 9 साल हो चुके हैं भीम आर्मी को संस्था बने हुए, लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कहाँ पाते हैं। अगर हम बात करें संगठन की दृष्टि से, अगर हम बात करें स्वाभिमान की, अगर हम बात करें, बात इस बात की करें कि जाए गैर बराबरी, जिसके लिए हमने शुरुआत की थी, उस गैर बराबरी में कितना बदलाव भीम आर्मी के माध्यम से लोगों के बीच में आया है। क्या जो अपेक्षा रखी गई थी समाज से, अपने समाज को उत्थान करने के लिए 9 सालों के संघर्ष की इस यात्रा में बराबरी में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। मैं छोटी सी संज्ञा बस आपको ये दूंगा कि जब पहले कभी गांव में विवाद होते थे ना, तो गांव के लोग नेताजी के पास आते थे। आज अगर गांव में विवाद होता तो नेताजी गांव के लोगों के पास आते हैं। उल्टी गंगा बहा गई। बिल्कुल, यही लोकतंत्र है। आज कहीं गलत होता है तो प्रशासन हो, सरकार हो, सबको पता है कि अगर हम गलत के साथ खड़े होंगे तो भीम आर्मी % ताकत से आएगी, विरोध करेगी। मुच्छों की ताव से डरता है। देखिए, मूंछों का ताव ये डर का प्रतीक नहीं है, स्वाभिमान का प्रतीक है। बिल्कुल, वो इसलिए बह नहीं देती मूछे। नहीं, मूछे भय के बाप दादाओं के रही हैं, भारत की शान नहीं है मूछे। भाई राजा महाराजा जब हम देखते हैं पुराने, तो सबकी मूछे रही हैं। ये भय का प्रतीक नहीं, स्वाभिमान की निशानी है, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के लोगों की सिर्फ जाति के नाम पर मूछे बड़ी होने पर काट दी जाती है। तो इसलिए स्वाभिमान के लिए भाई हम ये बता सके भाई देखिए भारत में रहने वाले हम लोग भी हैं और हम भी सबके बराबर हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी इस देश की एक अभिन्न अंग है। सिर्फ ये बताने का प्रयास है। कोई ये कहे कि भय है, डर है, नहीं। रही भीम आर्मी की बात, भीम आर्मी 9 सालों में जो है ना, हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसको ये लगता है कि उसका साथ कोई नहीं देता, हर गरीब का, शोषित का, वंचित का। यहाँ तक कि हमें लोग, बहुत सारे लोग जातिवादी भी कहते हैं, लेकिन जब किसी पर मुसीबत पड़ती है और हम तक सूचना आ जाती है, एक घटना ऐसी नहीं होगी जहाँ हम लोग मदद के लिए खड़े नहीं होते। जाते हैं, मदद के लिए खड़े होते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे भी रहे कि अपर कास्ट के लोगों की तक में उन्होंने कहा भैया ऐसी बात है, कोई साथ खड़े होने वाला नहीं, हम खड़े हो जाकर। तो भीम आर्मी को अब तो हम लोगों के दिलों में पाते हैं कि जब भी कहीं गलत होता है तो लोग गर्व से कहते हैं भाई भीम आर्मी के लोगों को बुलाएंगे। तो ये बड़ा सम्मान महसूस करता है। और मुझे लगता है, हालांकि मैं जो हूँ जन्म मरण में विश्वास नहीं रखता, जो आदमी आया वो जाएगा, दूसरे जन्म में विश्वास भी मैं नहीं रखता, लेकिन मुझे गर्व ये होता है कि ना जाने कितनी दुनिया आई होगी, कितनी दुनिया चली जाएगी। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। सम्मान हर किसी के हिस्से में नहीं आता इस तरह का। है जमीन अपनी, बोर्ड अपनी, लिखा हुआ खुद अपनी लेता द ग्रेट चमार अम्बेडकर गांव घड़कोली उखाड़ दिया जाता है। उस बोर्ड को जो स्वागत करता है, बाहर से आने वाले व्यक्तियों का संघर्ष की गाथा की शुरुआत वहीं से की जाती, घड़कोली से की जाती है। भीम आर्मी की द ग्रेट चमार का कैसा महसूस हुआ जब बोर्ड उखाड़ दिया गया था? देखिए, उन लोगों के द्वारा जो अपना को अग्रणी श्रेणी में मानते, गैर बराबरी का हिस्सा, दलित समाज को, शोषित समाज को, पिछड़े समाज को मानते हैं, लड़ाई की शुरुआत कैसे की गई थी घड़कोली से? देखिए, लड़ाई की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब भीम आर्मी की पहली पाठशाला खुली। जब पहली पाठशाला खुली तो बहुत सारे गांव में विरोध भी हुआ पाठशाला को, कहा कि पाठशाला नहीं चलने देंगे। शुरुआत तो वहीं से संघर्ष की हो जाती है। बड़ा सवाल ये है कि दलित समाज के लोग अगर अपनी जमीन में, अपने घर में
कुछ लिख देते हैं तो उसके कभी बड़ा पेट में दर्द रहता है। जहाँ वो बोर्ड लगा था वो जमीन समाज की थी, जहाँ वो बोर्ड लगा था वो जगह अपनी थी, बोर्ड पर कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा हुआ था। क्योंकि इस देश में आप देखोगे अलग अलग जगह जाइए आप, जातियों के नाम के आगे लिखे हुए हैं, गांव के आगे लिखे हुए हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ बोर्ड ये लगाया था सम्मान का प्रतीक था, ग्रेट चमार अम्बेडकर ग्राम ग्राम में बोली कि भाई यहाँ भी इस समाज के लोग रहते हैं। अब ना जाने उस बोर्ड से किसी को क्या परेशानी हुई, क्या चिढ़ हुई और क्यों हुई। भाई शायद ये भी हो सकता है कि इस पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा था उससे परेशानी है। क्योंकि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है ना मनवादी व्यवस्था की जो ऊंच नीच की भावना है, गैर बराबरी की जो भावना है, उसका मूल विनाश बाबा साहब अम्बेडकर अपनी थ्योरी में करके गए हैं। अगर भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी को स्थापित कर दिया जाए तो जातिवाद का बाकी मूल विनाश हो जाएगा। जी। तो उस बोर्ड के लगने की यही कहानी है कि उस बोर्ड को लगाया गया, फिर उस बोर्ड की शिकायत हुई, पुलिस ने उस बोर्ड को उखड़वाया या उखाड़ा। उसके बाद वहाँ पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं हैं, उन पर काली स्याही फेंकी गई। हम लोगों का सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हो, सबके अपने महापुरुष हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, सबके अपने महापुरुष। आखिरकार तो बाबा साहब अम्बेडकर से इतना परहेज क्यों, या फिर इस विशेष नाम से परहेज क्यों, जाति का नाम लिखा हुआ है, सभी जातियाँ। तो उसके बाद बहुत बड़ा वहाँ दंगा भी हुआ। दंगा क्या कहूँ, मैं ये कहूँ कि जो दबाने का प्रयास किया गया, जो कुछ नहीं होना चाहिए था सरकार ने उस दौरान वहाँ किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरकार के इशारे पर उस समय के प्रशासन रहा हो या नेता रहे, उन्होंने सब कुछ कराने का काम किया। और प्रकृति हमारे साथ थी कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कोई नुकसान हम में से किसी साथी को नहीं हुआ। बीमारी में एकता, भारत एकता मिशन की शुरुआत है 21 जुलाई 2015 में आपके द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या रखे गए थे उस समय कि हमें इन मूल उद्देश्यों पर कार्य करना है? क्या क्या वो आपको लगा था कि इन पे काम होना जरूरी है? जैसे आपका हो सकता है समानता वाली बात हो सकती है, दलितों के साथ जो किया जा रहा है उसके व्यवहार की बात हो सकती है। किन उद्देश्यों को लेकर बीमारी की स्थापना आप लोगों के द्वारा की गई थी? देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के आर्टिकल 21 क में शिक्षा का अधिकार देते हैं, और आज देश में बड़े पैमाने पर शिक्षा का बाजारीकरण है, बड़े पैमाने पर। भीम आर्मी की शुरुआत सबसे पहला उद्देश्य तो उसका यही था कि हम जो है लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। आज भी अगर देश में शिक्षा का एकीकरण कर दिया जाए ना, तो मैं कहता हूँ देश में से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन एक तरफ प्राइमरी स्कूल है जहाँ के लिए है, एक तरफ छोटे कॉन्वेंट स्कूल हैं, एक तरफ बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये बड़ी गैर बराबरी है। तो पहला उद्देश्य तो यही समझिए आप हमारा कि शिक्षा के प्रति समान शिक्षा का अधिकार सबको मिले, और लोगों को समझाना कि शिक्षित बनिए, शिक्षा से ही सब चीज़ आगे बढ़ पाएंगे। फिर लगातार जो है मौजूदा सरकार से पिछली सरकारों पर लोग संविधान पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। अब समझ नहीं आया क्यों। एक संविधान जो आपको समानता का अधिकार दे रहा है उसको प्रहार होता रहता है। तो ये भी भीम आर्मी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है कि भीम आर्मी संविधान का एक रक्षक दल है। जी। जब भी संविधान पर आ जाएगी तो हम जी भारत में संवैधानिक दायरे से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। आज भी देश के अंदर महिलाओं को शोषित वंचित समझा जाता है, छूत समझा जाता है। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन अगर देखें तो हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। महत्वपूर्ण उद्देश्य ये कि महिलाएं अपने आप को समान समझे, सुरक्षित समझे। कहीं भी कोई गैर बराबरी की बात हो, आपने देखा होगा जब किसी बहन बेटे के साथ गलत होता है तो सबसे बड़ी ताकत से विवाद निकल जाती है। लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी समाज की बेटी के साथ अगर गलत हो गया तो भीम आर्मी उसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, ना किसी राजनीतिक प्रभाव में से दबती है, ना किसी प्रशासनिक प्रभाव से दबती है, उसको न्याय दिलाने काम करती है। तो भीम आर्मी महिलाओं के उत्थान का कार्य, वह उनको वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, मानव एक समान हो, जाति धर्म अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप इस्लाम धर्म को मानते हो, तो व्यवस्था है, ईसाई धर्म को मानते हो, ये जीने की पद्धति है, आपको जिस धर्म को माने ठीक है। लेकिन भीम आर्मी ये कहती है कि भाई मानव एक समान है, क्योंकि मनुष्य में फर्क ही कुछ नहीं है। वही दो हाथ, नाक, मुंह, पैर, ब्लड का रंग लाल है,
ठीक, वही उसके होंगे, ए पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, ए प्लस होगा, माइनस होगा, ओ तो ग्रुप है लेकिन कलर तो हाँ, मतलब ग्रुप समझ से भी है ना। ठीक, तो मानव एक समान है, इस थ्योरी में भी बीमारी और मजबूत से काम करती है। महत्वपूर्ण बिंदु एक ये भी है कि आज के समय में जब गरीब शोषित व्यक्ति जो सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, जो सुबह शाम तक ठेले लगा रहा है, उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, उसे यही नहीं पता करना क्या है। हमने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट सलाह लेते थे लोग, जब हमसे कोई जी बिल्कुल ये घटना घटित हुई क्या करना है, क्या करना है, तो हमने उनको बताया कि भाई सबसे पहले आप थाने जाइए और अपनी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जो भी सत्यता है उस रिपोर्ट में वो शब्द आप लिख दीजिए, ना किसी कहने से गलत लिखिए और ना किसी कहने से ज्यादा बढ़ाकर लिखिए, सब बिल्कुल एक्यूरेट लिखिए। ठीक, जब ऐसा होना शुरू हुआ तो लोगों को मजबूती महसूस हुई, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि अगर आप किसी से कंसल्टेंट करने भी जाए तो उसकी फीस चार्ज होती है। अब गरीब आदमी कहाँ से चार्ज करेगा? तो ये हमने लोगों को जनजागृति के तहत बताना स्टार्ट किया कि घटना होती है, कुछ नहीं, सबसे पहले थाने जाइए, आपका अधिकार है। वहां से काम नहीं चलता, फिर उसकी आगे की। तो ये जब ये सब भी हमने सामाजिक जागरूकता पे काम किया है, अभियान के तहत चलाया। नशे का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, आपने देखा होगा। कोर्ट का भी निर्णय है कि जो मदिरा की जो ठेके हैं वो बसादत से दूर होने चाहिए। लेकिन आप जाकर के देखिए, गांव में जहाँ बस्तियां हैं, खासतौर जहाँ दलितों की बस्तियां हैं, वहीं पर ठेके का बराबर उसके बराबर ठेका खोले, देसी ठेका शराब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके खिलाफ हमने बड़ा आंदोलन चलाया, बड़ा अभियान चलाया कि जो हमारी पाठशालाओं में बुराइयों को दूर कीजिए। हमारी पाठशालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके माँ बाप से बैठ कर हमने बात की, भाई जो तुम ड्रिंक करते हो उसको छोड़ो, उस पैसे का आप ये पाठशालाओं में यूज करो, यहाँ डस्टर के लिए, चौक के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए, इसको यूज करो, जिससे कि आपके बच्चे बढ़ सके। और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। हर मीटिंग में कोई ना कोई एक दो आदमी बंदे आकर बताते थे कि भैया हमने नशा छोड़ा और हम जो है बच्चे की पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस दौरान जो ना नशे से बिल्कुल तौबा की कि अब नशा नहीं करेंगे, छोड़ने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि जन जागृति अभियान के जितने भी काम हैं, किसी बेटी की शादी हो उसमें सेवा का काम, मतलब भीम आर्मी का कार्यकर्ता अगर वहाँ है तो बिना ये देखे कि किस जात धर्म की है, वो वहाँ खड़ा संबलता देने का कार्य परिवार को किया है, वो वहाँ खड़ा हो जाए। जितने भी हो सकता है, जितने भी हमें क्षमता रही, हम लोगों ने समाज के हित का काम किया। ये भीम आर्मी का काम, ये उद्देश्य मूल उद्देश्य में है। कुछ लोग भीम आर्मी के नाम को पर भी पसंद खड़ा करता है। जैसे आर्मी का नाम आता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, तो लोग एकदम डिनोट कर देते हैं कि लड़ाकू, लेकिन नहीं, भीम आर्मी को समझिए, दृष्टिकोण जो लड़ाकू जैसा। हाँ, लेकिन आर्मी को समझिए ना, आर्मी जो है वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, नहीं कि अगर आप भारतीय आर्मी को लें, भारतीय आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, देश के नागरिकों की रक्षा करना। तो यही भीम आर्मी का काम है कि यहाँ शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना, शोषित वंचित वर्ग के स्वाभिमान की रक्षा करना, शोषित वंचित वर्ग जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता उसकी रक्षा करना। कुल मिलाकर यह है कि रक्षा करने का नाम ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। जी 9 साल का सफर पूरे भारतवर्ष में भीम आर्मी कहाँ तक अपनी पकड़ बना पाई है, ये लास्ट के उस व्यक्ति को भी जो है स्वाभिमान, शिक्षा, समानता देने के लिए लड़ाई लड़ रही है, कहाँ तक आप लोग जो है पहुँच पाए हैं इन 9 सालों में? देखिए, आप जम्मू से शुरू करें, तमिलनाडु, अभी आपसे चुनाव भी लड़ा है वहाँ पे, रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है, अप डाउन हो सकता है, वो परिश्रम है, कर रहे हैं। यहाँ से जम्मू से शुरू करें, तमिलनाडु चले जाएं, और इधर केरला से शुरू करें, बिहार आ जाए। मतलब किसी सेंटर पॉइंट पर खड़े होकर बोलते भीम आर्मी, तो पता चलेगा अपने लोग साथ जुड़ गए। देखिए, मेरे द्वारा 24 राज्यों में भीम आर्मी के संगठन का गठन किया जा चुका है जी। 3 से 4 राज्य ऐसे हैं कि जहां कमेटियां तैयार है सिर्फ मेरे एक बार जाने की देर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, जब तक जमीन पर ना चले जाए तो कैसे पता लगेगा। 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ कमेटियां तैयार है, सिर्फ मेरे जाकर के मोहर साइन करने की आवश्यकता है, समय के अभाव के कारण नहीं जाएगा। आप ये समझिए कि अगर आप कभी कहीं ट्रेन से जा रहे हो और आपको कोई परेशानी हो तो आप जोर से एक बार ये कहते हैं भीम आर्मी का मैं आदमी हूँ,
तो आपको उस रेलवे स्टेशन पर, चौक चौराहे पर, गली पर एक आदमी आपकी मदद करने वाला जरूर है। मैंने तो जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, आपको जिक्र किया बिहार जी जी, वो जिक्र जो है ऐसे ही नहीं, आपने परिश्रम किया तो वहाँ पे जाकर रिजल्ट मिला है। बात करते हैं आपके पाठशालाओं की, क्योंकि जो शिक्षा मूल होती है किसी भी चीज़ को बदलाव लाने के लिए। कितने पाठशाले पूरे भारतवर्ष में आपके चल रहे हैं? देखिए, सही मायने में ये है कि सन 2017 के बाद कितनी पाठशाला भारत में, ये मुझे भी ज्ञान नहीं है। परिवार बड़ा है तो पाठशाला भी बड़ी होंगी। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि हर राज्य में पाठशाला है और हर जिले में जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ एक पाठशाला तो जरूर है। मतलब कहीं तो जो है सैकड़ों से ऊपर और हजारों के आसपास हो सकती है। अब मैंने क्या कहा कि भाई हम प्रैक्टिकल लोग हैं, अब राजनीतिक तो नहीं है जो चीज़ों को घटा बढ़ा कर बता दें। बस मैंने जो अब तक, मैं जैसे मध्य प्रदेश जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, तो मुझ पर प्रेशर रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहते हैं भैया पाठशाला में आप इस वाली पाठशाला में जरूर चलिएगा, तो मुझे पाठशाला में लेके जाते हैं। ठीक है, तो पाठशाला हमारी अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा अरे, लगता होगा। मैं ये कहता हूँ कि बेटियाँ पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, और बच्चे पहले टीचर से डर के सवाल नहीं पूछते थे। मैं जाता हूँ तो मुझसे बच्चे, छोटा सा बच्चा खड़ा होकर सवाल पूछता है, तो अब गर्व महसूस होता है। भाई हम डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर रहे हैं, माता फातिमा शेख का काम कर रहे हैं, उसे देखकर गर्व महसूस होता है कि भाई महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरा जीवन जो है अपना, इतने बड़े इंजीनियर रहे और इतने धनवान भी थे, अपना पूरा जीवन उन्होंने जो है गरीब शोषित वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने में, बेटी को पढ़ाने में लगा दिया। माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष देखो, माता फातिमा शेख का संघर्ष देखो, तो उनसे प्रेरणा मिलती है और ये सब चीज़ें बहुत मजबूती से चल रही हैं। बुराई का आप जिक्र कर रहे थे, एक मुद्दे पर बात करना लाजमी हो जाता है आपसे, क्योंकि आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीमारी के नशे की आप बात कर रहे थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमारी चौथी सरकार है उत्तर प्रदेश में, बहन जी की सरकार रही है, तब भी अखिलेश भैया की सरकार रही है, तब भी अब बाबा योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार हाल फिलहाल में है, तब भी एक मुद्दा आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा काम किया जा सके। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक ही व्यक्ति को जो दोनों विभाग दे दिए जाते हैं, मद्य निषेध मंत्री भी वही हो जाता है और आबकारी मंत्री भी वही हो जाता है। इन दोनों का काम जबकि विपरीत होता है। एक का काम होता है शराब को, नशे को रोकना, और एक का काम होता है शराब को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेचना। दोनों विभाग एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। जब सरकार की नीयति यहाँ पे रहती है कि एक ही व्यक्ति एक को बढ़ाएगा भी घटाएगा भी, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सरकार की नीयत कहीं ना कहीं उन लोगों को जो जिन लोगों की झोंपड़ियाँ हैं, जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है, उन लोगों को जो है नशे से दूर करने का रहेगा। आप लोगों ने बड़ा काम किया है इस पर, लेकिन जहाँ काम करने की अभी भी आवश्यकता है नशे को लेकर, जो मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से जो नशे पे ज़्यादा प्रहार किया जाए, जिससे जो लोग अच्छे से जो इस बात को समझ सके कि नशा हमारी बुराई कहीं नहीं नाश का कारण भी हो जाता है। देखिए, व्यक्ति जो है ना साइकोलॉजिकल है। मैं जैसे आप स्टूडियो में आया, मैंने आपका नाम देखा ग्लोबल दर्पण, फिर मैंने आपकी पत्रिका देखी, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ जो है ना मेरे माइंड में घूमेगी। यूथ जो बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, वो जब ये देखेगा घर से बाहर निकलते ही शराब सामने जी, तो उसे कितने दिन दूर रह पाएगा? समझ आए? सरकार को तो नियर में आ गई ना, आपके घर पर आ गई ना। हाँ, सरकार को समझना चाहिए। ठीक है, कुछ एक एज हो जाती है, बहुत सारे लोग सेवन करते हैं, लेकिन वो दूर इतनी रहे, बच्चों से इतना दूर रहे कि जो आने वाली पीढ़ी है उस पर उसका प्रभाव, उसके मस्तिष्क पे उसका प्रभाव ना पड़े। इसी कारण यही तो कारण है कि आपने देखिए आबकारी विभाग की एक मंत्री को दिया और मद्य निषेध भी एक ही को दे दिया। मतलब चार सरकारों को मैं वोट कर रहा हूँ, चारों की स्थिति यही है। वो ही तय करेंगे कहाँ क्या चीज रहेगी। सरकारों से मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं जानता हूँ कि इससे टैक्स का सबसे ज्यादा पैसा आता है, लेकिन सोसाइटी मस्ट है, भारत की जनता मस्ट। सोसाइटी टूट जाएगी तो फिर बचेगा। अगर जिस देश के सरकारों को वहाँ के नागरिकों की चिंता नहीं होती, वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। किसी भी सरकार को अपने देश के नागरिकों की चिंता पहले होनी चाहिए। पहले उसको जो है नागरिक की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, और जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये सरकारों ने किया, गलत किया। आने वाले समय में हम कभी ऐसे रहे तो इसकी एक उचित व्यवस्था करें। मतलब दोनों मंत्री अलग अलग बिठाएंगे या आप खत्म कर देंगे? आप देखिए खत्म तो कोई चीज नहीं की जा सकती जो कि एक अच्छी व्यवस्था समाज को देने का कार्य आप करेंगे। चलते हैं थोड़ा 500-700 साल पुरानी व्यवस्था पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। विनय जी आप आए हैं क्योंकि जब बहुत अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, बराबरी के लिए काम कर रहे हैं, सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था रही होगी जो हमारे पूर्वजों ने, किसी ने जो है वाल्मीकि मंदिर अपने क्षेत्र में
स्थापित करने का कार्य किया होगा, किसी ने जो रविदास मंदिर को अपने क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य किया होगा, मंदिरों में नहीं जाने दिया गया होगा, शिक्षालयों में नहीं जाने दिया गया होगा। आज भी कहीं ना कहीं उस तरह की व्यवस्था जो है दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के साथ वो व्यवस्था में नहीं जाने दिया जाता कहीं बार जाए। उस व्यवस्था को तोड़ने का भीम आर्मी का क्या प्रयास है। तब जब बाबा साहब का संविधान हमारे साथ में है, देश आज़ाद हुए लंबा समय हो चुका है, 75-78 साल हम लोग बिता चुके हैं, लेकिन गैर बराबरी का दिमाग से जो गंदगी है अभी भी नहीं जा रही है। थाली, बेटी, वो तमाम चीजें आप समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 500 साल की उस व्यवस्था में आज की व्यवस्था में कितना फर्क आ गया। हमारे जो बाबा दादा थे जिनको देखिए जी क्या जरूरत पड़ गई थी अपने उन भगवानों के पास ले जाके अपने भगवान स्थापित करने के लिए। उस समय जो व्यवस्था थी वो ओपन थी जी, आज जो व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से गुप्त। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना आते तो मुझे लगता है कि व्यवस्था शायद ही ना टूटती जी। बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद इस व्यवस्था पर बहुत गहरी चोट हुई। आप देखते होंगे इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर की टूटती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। बाबा साहब को जिस चौराहे पे बिठा दिया गया, पता चला कुछ समय बाद मुझे बाबा साहब का हाथ पे, इस पे, उसको खरीद करने और बाबा साहब ये भी एक वो है कि प्रतिमा भी उनकी सबसे ज्यादा टूटती है। और ये भी एक सबसे ज्यादा लगती भी उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने वाले भी सबसे ज्यादा लोग। हाँ, लगती भी उनकी है। देखिए हमें तो सिर्फ संविधान को जिंदा रखना है। अगर हम संविधान का रक्षण करने में सफल रहे तो गैर बराबरी जो कई हजार साल चली है इसको जल्दी तोड़ देंगे। देखिए अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। जहाँ कुछ लोग जाति धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जाति धर्म से हर अलग हट करके बराबरी को महत्व देते हैं। तो हमें तो सिर्फ सबको मिलकर के, भारत के प्रत्येक राज्य को मिलकर के संविधान को सुरक्षित रखना है। संविधान सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहेगा ऑटोमेटिकली जी। और अगर संविधान पर जिस पर जैसे कि आजकल के कोई भी मंत्री, मैं तो शब्द मुझे ऐसे नहीं कहेंगे, कोई भी मूर्ख मंत्री 1 मिनट में कह देता भाई हम संविधान बदल देंगे, समझ रहा है, चाहे संविधान के अक्षर ना जानते हो, संविधान बदलने का कभी हाथ में मिला लिया हो। हाँ बिल्कुल। तो जब भी मुंह में बाबा साहब का अथक प्रयास, एक इतना बड़ा ग्रंथ जिससे भारत पूरे वर्ल्ड में जी, संविधान को हम सिर्फ संविधान को देखते कि संविधान में हमारे अधिकार नहीं थे, नहीं। पहले भारत की सभी जातियों को समझना, सारी व्यवस्थाओं को, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को समझना और उसके बाद संविधान में उन सबको निहित करना, सबके अधिकारों को सुरक्षित करना। ये बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था, ठीक। और ये काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते थे। मुझे लगता है कि आज भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उस दौरान उस बाबा साहब की नीतियों को टक्कर दे सके। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़े पोषक। आरबीआई की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की। यहाँ जो ये पुलों का निर्माण होता है इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी। लेकिन क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर को रिप्रेजेंट उस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को सही तरीके से एनसीईआरटी की बुकों में लागू कर दिया जाए, उन्होंने आर्थिक थ्योरी क्या दी, सोशल थ्योरी क्या दी, राजनीतिक थ्योरी क्या दी, इकोनॉमिकल थ्योरी क्या दी, वो सब पढ़ा दी जाए तो मैं कहता हूँ देश की आधी समस्या खत्म हो जाएंगी। आप और हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो उन्नतियों पर काम करेंगे, और जब उन्नतियों पर काम होगा तो संघर्ष होगा, सवाल पूछे जाएंगे, और जब सवाल पूछे जाएंगे तभी तो आंसर आएगा। अगर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है तो फिर आंसर की अपेक्षा नहीं रह जाती। बिल्कुल। बात करते हैं आरएसएस की। जी, आरएसएस वो संगठन है जिसके बलबूते भाजपा खड़ी हुई है, ना केवल खड़ी हुई है, भारत में सरकार बनाई है, प्रदेश में सरकार बनाई है, नाना प्रदेशों में जाके सरकार बना रही है। आजाद समाज पार्टी की आरएसएस भीम आर्मी समझा जा सकता है क्या? पीछे का, पर्दे के पीछे का वो संगठन समझा जा सकता है कि जिसके बेस पे आजाद समाज पार्टी खड़ी हो गई है। आपको इस पार्टी का चाणक्य कहा जा सकता है क्या? पूरा चक्रव्यूह तय करना क्या विनय रतन सिंह का काम होता है? देखिए आपकी भीम आर्मी का काम है। देखिए राजनीतिक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी भीम आर्मी और लड़ाई लड़ रहे हैं आप। भीम आर्मी का काम जो है वो लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना, सर, ये समझाना। सर उस समय उद्देश्य कुछ और थे, आज उद्देश्य सियासत से जुड़ गए। और विनय रतन जी बहुत मजबूती से, मैं देख रहा था जब सदन में आप गए शपथ लेने के लिए, चंद्रशेखर भाई गए, आप बराबर में खड़े होते, एक चाणक्य बराबर में खड़े होते। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इज मास्टर की चाबी है।
मास्टर यानी कि सीधी सी बात है, इस देश में समस्याओं का समाधान राजनीति है। और समस्या सबसे ज्यादा किसके पास है? जैसे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के पास ही तो समस्या है। भाई एक आदमी आराम से 100-200 करोड़ कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यक्ति सड़क पर पूरे दिन में 200 रुपये कमा रहा, उसको दिक्कत है, समझ रहे? तो ये समस्याएं राजनीति से जुड़ी हुई है। भीम आर्मी का काम है कि लोकतंत्र को समझाना जनता को कि क्या लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन कि 26 जनवरी सब 1950 को जब वो संसद से बाहर आते हैं निकल करके, तो उनके साथ के नेता हंसते हुए कहते हैं, भाई डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हाँ आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, अब राजा रानी के पेट से नहीं लेगा। राजा जो है वो वोट से निकल के आएगा, मतदान से निकल के आएगा, मत पेटियों से निकल कर आएगा। ठीक, लेकिन अब तो ईवीएम से निकल के आ रहे हैं सर। यही हमारा काम है। मेरा सवाल है कि अब तो ये आपकी बात में बीच में देखिए ईवीएम जिसमें सवाल उठाए जाते हैं। मेरा मानना ये है कि भारत की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, वो सिर्फ चुनाव के दौरान ईवीएम का विरोध करती हैं, फिर बैठ जाती हैं। ठीक है, उनको लामबंदों का विपक्ष में रहते हुए लामबंदों का आंदोलन चलाते हैं, वो आंदोलन नहीं चलाना चाहती है, शायद भूल गई आंदोलन चलाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपका फोन है, छेड़छाड़ की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, दूर बैठे की जा सकती है। अभी बम फटे हैं पेजर में, आपको पता भी होगा। कहाँ पे? ये इजराइल वगैरह जो युद्ध चल रहा है पेजर में। जी जी जी, तो दूर से किया गया, सब किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो यही है कि भाई देखिए, भीम आर्मी मजबूती से आगे की ओर बढ़ रही है। पसीना आया ना जी, बताएं जारी। और रही आरएसएस की बात, आरएसएस गोडसे को मानती है, सावरकर को मानती है। सावरकर आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है, जब तमाम आंदोलनकारी लड़ रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे, सावरकर को भी जेल भेजा गया। सावरकर माफीनामा लिख देते हैं, गूगल पे लेटर पड़े हुए हैं। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। गोडसे हत्या कर देते हैं गांधी जी की, और बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी की जान बचाने जाते हैं, जो भूख हड़ताल पर रहते हैं। ठीक, तो आरएसएस की थ्योरी गोवलकर, सावरकर, गोडसे, इनकी थ्योरी है। और हमारी थ्योरी बुद्ध की, रैदास, नानक, कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, यानी कि हमारी थ्योरी बराबरी की थ्योरी है। हाँ, आडंबर की थ्योरी का एक फायदा है कि आडंबर से आपको बहलाया फुसलाया बहुत जल्दी जा सकता है, बगलाया जा सकता है। हाँ, और बराबरी की थ्योरी का एक फायदा है कि आपको समझ तो दे रहा है, लेकिन जिस दिन आएगी लंबे समय तक वो फिर आप नस्लों तक को सिखा कर जाओगे। डॉक्टर अम्बेडकर नस्लों के दिलों में है। मैंने एक वो पढ़ा था अभी कुछ साल पहले, अखबार की कटिंग थी। एक पत्रकार को बाबा साहब का मऊ में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में, वहाँ भेजा गया। वो पत्रकार मना कर देने लगे, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो वहाँ जब वो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि लोग अच्छे कपड़े पहन कर आ रहे हैं, एक हाथ में चटाई है, दूसरे हाथ में टिफिन है खाने का, पानी की बोतल है, और वहाँ पर जा रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, वहीं बैठ करके अपना भोजन खाना खा रहे हैं, और 2-3 घंटे वहीं गुजार रहे हैं। तो उस पत्रकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, और उसके बाद वो पत्रकार खुद लिखता है कि मैंने अपना पूरा जीवन डॉक्टर अम्बेडकर के समर्पित किया, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को समर्पित कर दिया। तो ये बड़ी बात है। आरएसएस एक गैर बराबरी की व्यवस्था पर विश्वास रखती है। आडंबर की थ्योरी आरएसएस की है, और आरएसएस अधिकारों की बात न करते हुए सिर्फ धर्म की बात करती है। धर्म मानना व्यक्तिगत निर्णय है। अगर मेरा मन किसी धर्म को मानने का है तो आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक, और धर्म की रक्षा की बात आरएसएस करती है। क्या कभी किसी दंगे से किसी धर्म की रक्षा हो पाई? किसी भी धर्म की नींव उसके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनको समझाने की थ्योरी होती है, विधि होती है। ठीक, लेकिन आप देखे होंगे कि हर जगह, अभी आपने एक दंगा देखा होगा यहाँ पे, ये बाराबंकी कौन सा जिला है, बहराइच में, ये दंगे की नींव है। ठीक, हम भीम आर्मी के लोग इक्वलिटी चाहते हैं, समानता चाहते हैं, जो हमारे पुरखों ने हमें दी है। लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, युद्ध नहीं है, हथियारों का युद्ध नहीं है, वैचारिक लड़ाई। वैचारिक लड़ाई। अगर वैचारों में वो मजबूत होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज वो प्रभाव में रहते हैं, धर्म के नाम पर समाज को बरगला रहे हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, नहीं दिए। धर्म का ठिकरा सबके सिर फोड़ दिया। रोजगार की बात करोगे तो धर्म लाएंगे, रोटी की बात करोगे तो धर्म लाएंगे, शिक्षा की बात करोगे तो धर्म लाएंगे। ठीक, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम गैर बराबरी का विरोध करते हैं, और वो सबको धर्म से तोलते हैं। तो ये धर्म की थ्योरी उनकी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं।
संघर्ष की गाथा की बात की जाए, लगभग 9 साल तक आपने पाठशालाओं के माध्यम से नशे पे चोट करते हुए समानता लाने का, गैर बरादरी को दूर करने का, तमाम बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के जो विषय है, जो उद्देश्य है, उस पर आप काम कर रहे हैं। बात की जाए नगीना की, नगीना बाबा आपने जब पसीना खूब पाया है, महसूस कैसे किया जब रिजल्ट आया है? भाई देखिए- चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट चुनाव जीत गए हैं, क्या कोई शरीर का रोम ऐसा भी था जो खड़ा ना हुआ, खुशी में प्रफुल्लित ना हुआ? मुझे महसूस- कैसा महसूस करेंगे उन पलों को आप? मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप जो है ना, आपका नाम लेते ही रोंगटे खड़े आपके मुझे लग रहे हैं, और आपको मुझसे अधिक खुशी आपको है। मतलब पहली देखिए, सफलता, हाँ। बड़ी सफलता मिली है भाई नगीना वासु ने लोकतंत्र का सही मतलब समझा। नगीना के नगीना जब बन जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो कैसे ब्याह करेंगे भाई? विनय रतन सिंह जी इस बात को जानना चाहता है हमारे देश। देखिए, जब मैं नगीना गया और प्रचार के लिए निकला, गांव-गांव पहुंचा, तो मुझसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए भारत की पूरी सियासत, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, चंद्रशेखर नहीं थे ना, चंद्रशेखर नहीं थे, पूरा वो समाज लड़ रहा था, जिसको बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो खुद चंद्रशेखर बन मैं गया था। वही बयां करने का प्रयास करूंगा, अगर सही से बयां कर पाऊं, जी बिल्कुल। कि सारा राजनीतिक तंत्र सब चंद्रशेखर आजाद जी को, भीम आर्मी को हराना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये व्यक्ति ना जीते। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएसएस के बड़ी मजबूती है। लेकिन मैं जब प्रचार के लिए निकलता था, आज मैं जाकर पूछता था एक रिक्शा वाले से, मैंने भाई आप जो है वोट किसको देंगे? तो भैया पार्टी का तो मैं दूसरी पार्टी का दूंगा, लेकिन वोट मेरा चंद्रशेखर आजाद को है। लोग केले वाला, खेमचे वाला, रिक्शा वाला, मैंने उनसे पूछा, मोची, वो सब लोगों के दिल में बस गए थे। मैंने उनसे पूछा, भाई अगर आपके क्षेत्र के नेता आपको कहेंगे कि भैया वोट के लिए सब देना है, भैया हम चुप हैं, आप पर्चा भी मत दीजिए, पर्चा रखिए, ये 20 पैसे का 1 रुपए का खर्चा होगा, आप कहीं और दीजिए, वोट चंद्रशेखर आजाद का ये उनकी कहना था, जो बेचारे सड़क पर दिल बोल रहा था, दिल से बोल रहे थे। जी हाँ। और मैं ये कहता हूं कि लोगों ने खाना दिया, रोटी दी, समाज ने ही पैसे दिए, और भाई चंद्रशेखर आजाद को जिताया। और भारत की राजनीति को पहले किसी ने उथल पथल किया था? काशीराम साहब ने किया था, कि गरीबों को एक रिक्शा चलाने मान्यवर काशीराम को तो आसान नहीं बोला जा सकता भाई। बिल्कुल, जी उन्होंने जो है गरीब से गरीब आदमी को सदन में भेजने का काम किया। जी 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 जी। अब उसके बाद ये काम किसी ने किया तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने किया, कि भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ी मजबूती से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, सारी ताकतों के खिलाफ आवाम खड़ी हो गई भीम आर्मी के काम को देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्पण को देखते हुए, और उनको नगीना लोकसभा से सांसद बनाने का काम किया। जब से वो सांसद बने हैं, कुछ ही महीने हुए, तब से लेकर आज तक सदन में आप देखिए सबसे मजबूत आवाज किसी की लगती है तो वो भाई चंद्रशेखर एकमात्र वन मैन आर्मी का कोई है तो वो चंद्रशेखर। और महत्वपूर्ण बात कि उनकी आवाज जो है उनके लिए नहीं है जिनके पास कोई कमी नहीं है, रोटी कपड़े मांगने कोई दिक्कत नहीं, उनकी आवाज की बातें सारी उनके लिए हैं जिन पर भी आज रोटी कपड़े मकान की बड़ी परेशानी है। वो चाहे शिक्षा मित्र हो, वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे नर्सिस हो, ऐसे तमाम जो मामले हैं, वो चाहे शिक्षा के लेकर के हो, ऐसे तमाम मामलों के लिए बड़ी मजबूती से वहाँ पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सब देखते हैं, जब वो बोलते हैं तो सब देखते हैं कि कोई बोल रहा है। चंद्रशेखर आज ये बात कह रहे हैं शपथ लेने के बाद कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, और वो तख्ती हाथ में उठाते हैं। हाँ देखिए, क्या लगता है कि जय राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सदन के सदस्य की आवाज को कहने की दबाने का कार्य किया जा रहा है, दलित शोषित की आवाज को, देखिए मैंने वंचित की आवाज को दबाने का कार्य आज भी किया जा रहा है। जातीय प्रभाव बहुत ज्यादा जाति है कि जाति नहीं? हाँ, जाति है कि जाति नहीं। सत्यनारायण जी ने कहा है कि जात जात में जात है जैसे केले के पात, और रैदास से मानुष न मिल सके जब तक जात न जात, जब तक जात न जात, हाँ, जब तक जाति से जाति नहीं जाएगी तब तक रविदास से मिलने का कोई मतलब नहीं है। और जातियां यहाँ ऐसे हैं जैसे केले के पत्ते उतारते रहो, एक उतारो दूसरा, दूसरा उतारो तीसरा, तीसरा उतारो चौथा, ठीक है। तो जातीय प्रभाव बड़ा है। आज सदन में वंशानुगत प्रणाली बड़े पैमाने पर है, पहले दादा, फिर बेटा, पोता, फिर नाती, ये सब चीजें तोड़ पाएंगे? अब बिल्कुल तोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर मिशन बड़ा है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ही तो सबके कारण है। वो सारी वंशावली संबल मिलता है बाबा साहब से। वो सारी व्यवस्था को कोई छोरी तोड़ती है
तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थोड़ी थोड़ती है। आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश में दो लोगों के बीच युद्ध है, बेचारे की लड़ाई है। एक मनुवाद के बीच में, एक अम्बेडकरवाद के बीच में। एक तरफ गैर बराबरी है और ये दूसरी तरफ बराबरी का सिंबल है। जब ये जो गैर बराबरी वाले लोग हैं या जो भ्रम में है, जब इनको पता लगेगा कि नहीं मनुवाद की लड़ाई गलत है, अम्बेडकरवाद की लड़ाई सही है, तो वो सब लोग धीरे धीरे अम्बेडकरवाद की ओर प्रभावित होते चले जाएंगे और अम्बेडकरवाद प्रभावी होगा। भीम आर्मी का यही काम है कि जन जन तक समता समानता की बात को लेकर के जाना, अम्बेडकरवाद को पहुंचाना, ये बताना कि अम्बेडकरवाद है क्या, डॉक्टर अम्बेडकर है क्या। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के एक सूर्य के तौर पर है। जैसे सूरज चमकता है, प्रकाशित करता है, ऐसे भारत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जब विश्व में कहीं मिल जाता है, वो सूर्य की तरह चमकते हुए दिखते हैं। कोई व्यक्ति था इतने छोटे से लेवल से ऊपर, मतलब अंतिम क्षेत्र, अंतिम छोर तक उन्होंने प्रकाश करने का कार्य किया। और मैं अभी कुछ जिक्र करना चाहूंगा कि मैं एक इंटरव्यू पे गया था, वो लड़का जो है क्या बोलते हैं उसको, जो पीसीएस, अम्बेडकर का जिक्र है, अम्बेडकर का जिक्र है। घर में कुछ नहीं था, जब वो आईपीएस का उसका रिजल्ट आया और मैंने उसको कवरेज किया, वो बच्चा रोने लगा। उसने बोला, मेरे यहाँ पे इंटरव्यू चला था, उसने बोला कि बाबा साहब ना होते तो मैं शायद आज इस पोजीशन पे ना होता। तो आज अगर जितने सीटें मिली हैं, जितना सम्मान मिला है, आपके हमारे उत्थान का कारण, इस देश की महिलाओं के उत्थान का कारण अगर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। यहाँ तक कि स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान का कारण भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है। चलते सब्बीपुर को, जैसे सब्बीपुर एक बड़ा कांड माना जाता है भीम आर्मी का, उसको बड़ा हस्तक्षेप आप कर रहे हैं, सम्मान और स्वाभिमान की आपने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है। और न केवल लड़ाई लड़ी है, मुकदमे भी काफी आप लोगों पे वहाँ पे हुए हैं। एक काला सच जिससे आप रूबरू हुए हैं, क्या वाकया था सर वो? देखिए, भीम आर्मी को जो है जी विश्व पटल पे लाने का अगर कार्य किया है तो सब्बीपुर का कहीं ना कहीं जब बड़ा हाथ रहा है। देखिए, सब्बीरपुर छोटापुर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है जी। लड़ाई तो वही थी ना, जय समानता। सब्बीरपुर में जो घटना घटित हुई, जब शुरू में घटना घटित हुई तो हमें जानकारी नहीं थी क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन जब जानकारी लगी वहाँ महिलाओं को पीटा गया, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया और वहाँ पर जो कुछ किया जा सकता था, घर पूजे गए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद भीम आर्मी फिल्म में आती है, सिर्फ सरकार से, प्रशासन से ये मांग करती है कि वो लोग जिनके घर में अनाज नहीं बचा, जिन बेटियों पर कपड़े नहीं, उनकी व्यवस्था सरकार करे। उसके लिए पंचायत जो है वो सहारनपुर में रखी जाती है, लेकिन प्रशासन सरकार के इशारे पर उस पंचायत को नहीं होने देता और जगह जगह लाठीचार्ज करता है। और जब जगह जगह लाठीचार्ज करता है, हम नहीं समझ पाते क्यों, किस लिए लाठीचार्ज किया जाता है। देखिए, जब भी इस देश के दलित ने, पिछड़े आदिवासी ने, इस देश के मुसलमान ने, सिख ने, बौद्ध ने, पारसी ने, ईसाई ने अपनी आवाज उठाई है, तो उसके साथ डायरेक्ट लड़ाई न करके प्रशासन को उनसे भिड़ा दिया गया है। और जब प्रशासन से भिड़त होती है तो जीतेगा कौन? प्रशासन जीतेगा। वो मुकदमे दर्ज करेगा, वो लाठीचार्ज, वो गोली चलाएगा। प्रशासन ने सब व्यवस्थाएं की, बिना वजह के मुकदमे 16 महीने बिना वजह मुकदमे तो जेल रहे, ना कोई एविडेंस, ना कुछ प्रूफ। और मुझे यहाँ तक जानकारी है कि जब सब्बीरपुर की घटना घटित हुई तो चंद्रशेखर भाई को फोन करके डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, एसपी साहब ने बुलाया, भाई आप आइए चंद्रशेखर जी, जाम खुलवाइए। भाई चंद्रशेखर आजादी जाकर जाम खुलवाइए। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग भी उनको लिया जा रहा है। हमारे 47 भाई जेल में से भेजे जाते हैं, समझ रहे? तो ये सीधा सीधा ये था कि यानी कि एक वर्ग ने गलती की थी और उस गलती को छुपाने के लिए ये सब काम कराया गया। कि क्योंकि अगर वो गलती, अगर प्रशासन ऐसा ना करता, सरकार ऐसा ना कराती, तो वो आप जैसे लोगों से बड़े बड़े शब्दों में उठाते, आप कहते कि देखिए आज भी देश में कितनी बड़ी गड़बड़ाहट और एक जाति के लोग ऐसा कर रहे हैं। बस पूरी जाति को नहीं कहता, क्योंकि उस जाति में भी अच्छे लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जब आप ये उठाते तो पूरा देश तक आवाज जाती, दूर तक। तो उसी के लिए चलते ही ये सब चीजें कराई गई, क्योंकि हम मजबूती से लड़े, हम डरे नहीं। हम जानते थे कि हत्या भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ा, हम सब जेल भी रहे। चंद्रशेखर भाई 16 महीने जेल रहे जी। और महत्वपूर्ण चीज कि जिस दिन सब्बीरपुर वाला, सहारनपुर वाली घटना घटित हुई, उससे दिन पहले मेरी छोटी बहन एक्सपायर हुई, 24 साल। मैं चंडीगढ़ था और जब ये सब कुछ यहाँ हो रहा था तो मैं शायद रास्ते में उस दौरान नहा हुआ। मेरे ऊपर भी वही मुकदमे जो भाई चंद्रशेखर आजाद पर है। इसलिए क्योंकि मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह संस्थापक भी चंद्रशेखर भाई के साथ।
तो न्याय की व्यवस्था तब तोड़ देती जाती है, जातीय व्यवस्था प्रभावी हो जाती है। ठीक, तो ये शोषण जो है ना ये बड़ा है। शब्बीरपुर की घटना को अगर आप देखें तो बिल्कुल जातीय दंगा था। गरीबों के घर आप जाकर देखिए, उनके आज भी अगर आप पूछेंगे तो उनका अनाज तक जला दिया गया था, जानवर भी जला दिए थे, जानवर तक जला दिए थे जिसे खाने का। घर की किसकी बात कर रहे हैं? झोपड़ी होती थी उन लोगों हाँ, की। झोपड़ी है सर वो। अरे एक जहाँ चुल्ला जलता है जहाँ चुल्ला जलता है वही पशु पलता है, जहाँ से ढक जाए वही वही घर हो जाता है, वही महल हमारा तो है। लेकिन उनकी बात की जाए वहाँ जहाँ चुल्ला जल रहा है वही पशु पल रहा है उनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे किसी भी नहीं है। उसके लिए हम लड़े। और देखिए, जब आप न्याय के लिए लड़ते हैं, नो डाउट, अगर आप ईमानदार हैं तो समाज आपको एक्सेप्ट करती है। और हम पूरी मजबूती के साथ लड़े, हमारे सभी साथी लड़े, समाज ने एक्सेप्ट किया और समाज ने आज एक बल दे दिया, ताकत दे दिया लड़ने के लिए कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लड़ो, हर किसी के अधिकारों के लिए लड़ो। वही चंद्रशेखर आजाद संसद में जाकर अधिकारों की बात था। महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है। एक मसीहा था जो जगा के चला गया, पंजाब से चला था, साइकिल पे यात्रा की है और मान्यवर काशीराम जी के नाम से जाना जाता है। संस्थापक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, साथ में जोड़ा है बहन कुमारी मायावती को। जब दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे, जुर्रत क्या आन पड़ी थी भीम आर्मी की, जुर्रत क्या आन पड़ी थी आजाद समाज पार्टी के गठन की। सियासत की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी उस माध्यम से जिसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, बहन कुमारी मायावती बोलते हैं। आखिर आपके द्वारा शुरुआत क्यों की गई? क्या दलित वोटों में बंटवारा लाने के लिए? चूक आखिर क्या हो गई बहुजन समाज पार्टी से जिसका नेतृत्व जो है हमारी बहन मायावती करती? देखिए, सबसे पहली बात तो माननीय बहन जी जो है आज भी हमारी मुखिया है, ऐसा नहीं है, आज भी हम सब उनका सम्मान। मुखिया लेकिन परिवार दो कर दिए। नहीं, आप मैं समझाऊंगा ना जी, आज भी हमारी मुखिया है, कमजोर नहीं हुई है। हाँ। आपके इस और मान्यवर काशीराम साहब की जो विचारधारा थी, शोषित वंचित वर्ग को के उत्थान की थी, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने की थी। समय समय पर इस देश में अनेकों युवाओं ने जन्म दिया। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, युवाओं ने जन्म लिया और युवाओं ने अपना काम किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो है वो दम तोड़ रही थी। बहुजन आंदोलन काशीराम साहब के जाने के बाद लगातार पीछे की ओर जा रहा था, क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था में उस आंदोलन को आप देखें, एक तरफ सरकार रही हो, फिर नीचे आए हो, फिर और नीचे आए हो, फिर धर्म से नीचे गिर गए हो, समझ रहे हैं? तो फूले मतलब सिर से सिफर तक। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन, काशीराम साहब का जो आंदोलन है वो आंदोलन आज का आंदोलन नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि भीम आर्मी का आंदोलन मेरा चंद्रशेखर आजाद जी का आंदोलन नहीं, गलत। ये आंदोलन तो तथागत बुद्ध ने चलाया, संत रैदास ने चलाया, गुरु नानक ने चलाया, सदियों पुराना आंदोलन। जी हाँ, ये आंदोलन लगातार बड़ी मजबूती से चला। पात्र बदलते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज को जानते थे, तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको लोकतंत्र में व्यवस्थित किया कि जो व्यक्ति चाहे तो मजबूती से जाकर राजनीतिक सत्ता को ओर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बाबा साहब ने भी एक पार्टी को बनाया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी, वहां पर भी इस विचारधारा की कमी हुई जी, तब जाकर काशीराम साहब ने बसपा का निर्माण गठन किया। और यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नहीं होगी, तब जाकर के आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। ये गठन, इसके संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, हम सब लोग हैं, लेकिन ये गठन जो है ये समाज के द्वारा ही किया गया गठन है। क्योंकि काशीराम साहब ने जब बामसेप को बनाया होगा तो सोसाइटी के लोगों ने प्रेशर दिया होगा कि नहीं, हमारा आंदोलन, हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं पीछे जा रही है और आपको ये करना होगा। तो वही परिस्थिति यहाँ थी जब समाज को ये लगा कि नहीं, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो आज बड़े पैमाने पर इस देश में प्रभावी होनी चाहिए थी, वो दम तोड़ रही है। तो समाज ने कहा कि नहीं, ये विचारधारा पहले राजनीतिक तौर पर आरपीआई के रूप में आई, ये विचारधारा उसके बाद बसपा के रूप में आई, ये विचारधारा आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के रूप में है, ये विचारधारा समता सैनिक दल से चली, ये विचारधारा DS4 से चली, बामसेप से चली, और यही विचारधारा आज भीम आर्मी से मजबूती की चल रही है। मान्यवर काशीराम साहब का एक मिशन था, इस मिशन पर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? बहुत मजबूती से। कितनी मजबूती से? बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हमारा काम इसको ऐसे करना नहीं कि इनको नीचे लेना, नहीं। काशीराम साहब ने उत्थान का काम किया, बड़े पैमाने पर उत्थान हुआ।
लेकिन अब हमारा काम है कि सबको बराबरी का अधिकार मिल जाए, ऊंच नीच कुछ ना हो। लड़ाई भी सिर्फ इस देश में सदियों से ये चली आ रही है, लड़ाई इसकी खड़ी लाइन की और पड़ी लाइन की लड़ाई है। एक लाइन खड़ी है जहां पर आप इस व्यवस्था से इसमें नहीं जा सकते, इस व्यवस्था से इसमें नहीं जा सकते, इस व्यवस्था से इसमें नहीं जा सकते, और एक लाइन पड़ी है जो आप व्यवस्था से इधर उधर जा सकते हैं। वही व्यवस्था जो शास्त्रों द्वारा दी गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वही व्यवस्था जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, शिक्षक, रक्षक, पालक और सेवक। तो ये रही कांशीराम साहब ने ये जो आंदोलन चलाया कि 85% लोगों पर, ये 95% लोग काम कर रहे हैं, 15%। हाँ माफी चाहूंगा, 15% लोग काम कर रहे हैं। इन 85% के लोगों को अपना राज लाना चाहिए। हम भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं कि जो 85% लोग हैं ये विचारधारा के साथ चल करके अपनी सत्ता स्थापित करें। मैं ये कहूंगा कि आज 5% लोग जो हैं वो 95% लोगों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश को इस मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से आर्थिक गैर बराबरी में गुलामी को बिल्कुल, तो इस देश के 5% लोग ही जो हैं वो जो आर्थिक संपन्न है वो आज सारी व्यवस्था को तोड़, सारी व्यवस्था को ठीक है। और इस व्यवस्था के बीच में पिस कौन रहा है? इस देश की जनता। ठीक, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े तो पिस ही रहे हैं, जो सेवक है वो पूरा पिस। लेकिन ये जो है, ये जो 10% लोग रहे हैं जिनको ये नहीं पता करना क्या है, वो भी पिस रहे हैं। वो हालांकि उस बात को नहीं जानते, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। हमारा काम डॉक्टर अम्बेडकर की समानता को लाना है, उस पर राज को स्थापित करना है और सबको बराबर करना है। सतगुरु रविदास जी ने भी कहा, चाहूंगा सर आज मैं मिले सबन को, छोट बड़े सब संग बसे रहता स्नेह पर। तो इस थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं तथा बुद्ध की जो इक्वलिटी की, समता समानता की थ्योरी है उस पर काम कर रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं बस। और आप अब देखिएगा आने वाले समय, पहले लोगों में गलत होता था, जरा आप जाकर के पूछिए, एक्सेप्ट करने लगे, और आप देखिएगा एक दिन जो लोग आज भी हमारा पुरजोर विरोध करते हैं, कल जब आप जाएंगे उनके बीच में आप पूछेंगे कि भीम आर्मी क्या कर रही है, तो कहेंगे नहीं, अगर इस देश में वाकई कोई देश के हित का काम कर रहा है तो सामाजिक संगठन का नाम भीम आर्मी है, राजनीतिक संगठन का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है और नेता का नाम भाई चंद्र। बात सियासत की हो जा रही है, सवाल सियासत का तो आ रहा है। अंतिम क्षणों में आपका ये किससे जेडी न्यूज़ के साथ बायोग्राफी पे आपकी चर्चा हो रही है, भीम आर्मी की चर्चा हो रही है। सियासत में वो लोग, देखो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, कई सारी थ्योरी पे काम होता है, लेकिन ये जब सियासी लोगों का निर्माण किया जाता है, वो लोग इसके अंदर काबिलियत होती है। अब तो टिकट बिकने लगे हैं, ये तो खुली बात है, सीधी सी बात है। पार्टी जो टिकट बेच रही है, वह चुनाव लड़ रही है, पहले तो वो उनको बैलेंस लेकर आएगा, फिर जाके वहां लगाएगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी जब उदय हो जाती है और एक सियासी लोग या वो युवा जो है सियासत में कुछ करना चाहते हैं, बड़े सपने लेके आ रहे हैं, कहाँ तक सपोर्ट करेंगे भीम आर्मी? और मैं आजाद समाज पार्टी की अगर बात करूँ, उन लोगों को बढ़ाने का कहाँ तक कार्य किया जाएगा? क्योंकि अभी आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है, अभी आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा है और उत्तर प्रदेश में तो आप बड़ी मजबूती से लड़ना जा रहे हैं और अभी उपचुनाव भी है। तो वो लोग जो सदूर बैठा हुआ है उसके मन में है कि ये सियासत में बदलाव किया जा सकता है या सियासत में बहुत अच्छे से आवाज बन सकता हूँ, उसको कहाँ तक संबल तक देने का आप कार्य करेंगे? देखिए, अभी पिछला चुनाव भी मध्य प्रदेश का हुआ था जी। मध्य प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, तो पिछले 30 साल से सामाजिक काम कर रहे हैं जी। हर समाज का वर्ग चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत नहीं। मुझे मेरे साथियों ने कहा, भैया वो हमारे कार्यकर्ता है और चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कैसे प्रचार होगा? मैंने कोई नहीं, मैं प्रचार के लिए मैं प्रचार के लिए गया और जब मैं उनके घर में घुसा तो ये जो आपकी दुकान है ना, ये बड़ी है, पीछे का आधा हिस्से की छत गिरी हुई थी, दीवार गिरी हुई थी और आगे की तरफ छान पड़ी हुई थी, जब पहले कभी हुआ करती, और वहीं पर उनकी खाट, वहीं पर उनका चूल्हा, वहीं पर उनके बर्तन और एक साइड में जानवरों के लिए घुस पड़ा। अब आप सोचिए, मतलब ये समझिए कि अब आप ये समझिए, जब आजाद समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए जमीन को तर सकती है और संगठन के बड़े पदाधिकारी वहाँ जमीन पर सकते हैं जी, तो आने वाला समझिए कैसा रहेगा। अभी आपने जम्मू के चुनाव की बात की, हरियाणा के चुनाव की बात की जी, काम कर रहे हैं बड़ी मजबूती से। और लड़ाई समझिए किनके साथ है? लड़ाई इस देश की वो पूंजीपति ताकतों के साथ है जिनके पास किसी प्रकार के संसाधन की, धन की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास हर वो कमी है कि जिसके चलते हम लोग खुद को असहाय भी महसूस करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के लोग मजबूत है, संघर्ष वाले लोग। उससे पहले हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा जी, कई सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, ठीक। यूपी में भी, अभी हमने एमपी का चुनाव भी लड़ा, एक सीट हमने पूर्वांचल में लड़ी,
उस पर दूसरे तीसरे नंबर पर लगभग 70-80 हज़ार वोट हमको आए भाई चंद्रशेखर आजाद जी थे। समझ रहे? तो धीरे 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 प्रोसेस बढ़ रहा है। संसाधन नहीं मैं जानता हूं, लेकिन संघर्ष है और बहुत बड़ी टीम। संघर्ष से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन बात की जाए सियासत में धर्म की उपस्थिति की, धर्म के नाम पे सियासत की, कैसे देखते हैं? सियासत में रोका कैसे जाएगा? सियासत में बड़ा नुकसान हो रहा है समाज। सियासत में धर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई स्थान नहीं है। धर्म अपनी अलग थोड़ी है, सियासत अपनी अलग थोड़ी है। जब राजतंत्र होगा तो धर्म का कुछ वर्चस्व होगा, लेकिन आज लोकतंत्र है। आज धर्म की थोड़ी अपने पास रखी लाए। मैं भारत की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आज की सियासत में धर्म की कोई जगह नहीं है। धर्म आपका व्यक्तिगत निर्णय है। तो आप धर्म को छोड़ करके उन्नति की बात करें, आप अधिकारों की बात करें। जब आप अधिकारों की बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कौन सही कौन गलत है। और अगर आप धर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आने वाली नस्लें जो है वो इस देश में गुलाम हो जाएंगी। तो धर्म को छोड़िए, धर्म आपको जिस धर्म को मानना है मानिए, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। बाबा साहब अम्बेडकर मौलिक अधिकारों को अधिकार देकर गए, धार्मिक स्वतंत्रता देकर के गए हैं कि आपकी इच्छा है, आप जिस मर्जी धर्म को मानिए। आपके धर्म को इस देश में कोई खतरा नहीं है। कोई एक आरएसएस के लोग भ्रम फैलाता कि धर्म को खतरा है, धर्म को नहीं, कोई खतरा नहीं है। जब तक डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान यहाँ है तब तक यहाँ ना तो हिंदू धर्म को खतरा, ना मुस्लिम धर्म को खतरा, ना सिख धर्म को खतरा, ना ईसाई धर्म को खतरा, ना बुद्धिज्म को खतरा। किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है। अधिकारों की लड़ाई है, अधिकारों की बात करें, रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, समानता की बात करें, शिक्षा की बात करें, यही है। संविधान पे खतरा है क्या? सियासत संविधान पे भी की गई। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, राहुल गांधी ने हाथ में संविधान उठाया और डर दिखाया। हालांकि सियासी लोगों का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। संविधान पे डर, क्या सच में डर है? संविधान बदलने को लेके हो सकता है कोई ऐसा बड़ा काला कारनामा? देखिए, संविधान को एक तरफ हाथ में उठाए चलिए एक यात्रा में, ये संसाधन वाले लोग सबने देखा पिछले 9 साल से संविधान किसके हाथ में। सर मैं वही ना कह रहा हूँ, भीम आर्मी पिछले 9 साल से संविधान अपने हाथ में लिए घूम रही है और ये कहती हुई कि इसकी रक्षा करना जरूरी है। अब उन्होंने नायाब चीज की अगर हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा, उन्होंने संविधान को हाथ में उठाया, लेकिन संविधान के लोगों को साथ में कौन बिठाएगा? संविधान के नाम पे जो सियासत का काम किया गया, संविधान के लोगों को साथ में कौन बिठाएगा? भाई संविधान किनके लिए है मूलतः? उस गरीब तत्व के लिए जो आज भी नीचे पड़ा हुआ है। बराबरी का अधिकार देने के लिए संविधान का उद्देश्य जी बाबा साहब ने जी। अब आप समझिए, मैंने बताया ना कि भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लगा, सारी सियासत उसके खिलाफ थी, सारी पूंजीपति ताकत के खिलाफ थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो जीता और प्रचंड ताकत से जीता। 1.5 लाख वोटों से जीतना कोई कम जीतना नहीं है। बहुत बड़ी बात बैठी है। कोई आसपास तक नहीं था। जब सब लीड पकड़नी शुरू की तो सब पछाड़ दिए, सब पीछे चले गए। ठीक है, तो संविधान हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा। संविधान की नीतियों पर अमल करना, उनको स्थापित कराना, उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए बोलना सबसे बड़ा काम है। उस गरीब शोषित वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद करना, ये सबसे बड़ा काम है। संविधान में सब दुनिया हाथ उठाई घूम रही है। विनोदन जी, एक सवाल आपसे आ जाता है, किसी जगह में आप जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से आपसे बातचीत हो रही है। इन 9 वर्षों में ऐसा कोई वाकया जो यादगार वाकया, चंद्रशेखर भाई से बोले यार आज तो पता नहीं बस ऐसा हो गया, ये आज उस चीज की कमी थी जो रह रह के याद आया था, जब आप जो पीछे लौट के देखते होंगे? गढ़गोली घटना के बाद जी संसाधन कुछ नहीं थे, दुश्मन बहुत हो गए। एक दिन रात को 10 बजे, मतलब ये समझ लीजिए ब्रेड की छत्ते पे हाथ, रात को 10 बजे सर्दी का समय था और 8 किलोमीटर पहले बाइक का तेल खत्म हो जाता है। ओफ, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पहले। तो हम दोनों भाई जो है छुटमलपुर जाने के लिए, सोलमपुर इधर से सहारनपुर आए थे, सहारनपुर से वापस जा रहे थे। तो हम भाई जो हैं दोनों भाई, एक मैं हेलमेट लगा लेता हूँ और मुंह पर सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं और उस बाइक को पैदल हम सोलमपुर तक लेकर आते हैं। और सब दुश्मन थे, कब कहाँ से क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं। तो वाकया मैं याद करता हूँ, वो भी एक समय वो भी था कि हम लोग पैदल आए, और एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। वाकये तो बहुत सारे हैं, एक दो और बताइएगा, क्योंकि आप ये किसी पता क्या, इन वाक्यों से पता चलता है कि संघर्ष की गाथा कैसे लिखी जा सकती है। देखिए कि समय ऐसा आता है कि आंखें आंसू टपकाना चाहती है, लेकिन संघर्ष आंसू को रोक देता है। कमजोरी में गुरु रविदास आंदोलन था, न्याय के लिए लड़ रहे थे, पुलिस रात को उठा के ले जाती है, जो कुछ करना था पुलिस करती है, मारती पीटती है। 15 दिन चंद्रशेखर भाई को उठा करके मैं लैट्रिन पेशाब कराता हूँ। 15 दिन उठा के लैट्रिन बाथरूम तक की व्यवस्था मैं कराता हूँ। पुलिस के टॉर्चर के हवालात, टॉर्चर होने के बाद
आज भी रीढ़ की हड्डी में इतना कहते हैं, कभी कभी चल रहा भाई चंद्रशेखर जी के वो है, फिर भी काम कर रहे हैं। उसने चंद्रशेखर आजाद बनाया है। जब चंद्रशेखर भाई जेल चले गए और पूरे देश में संगठन खड़ा किया, तो खाने के पैसे नहीं होते थे साहब, चलने की तो बहुत दूर की बात है। वॉलेट खाली रहता था, जेब में पैसे नहीं होते। तो मैं जो हूँ जनरल डिब्बों में सफर करता हूँ, अकेला मुंह बंद। और आज फक्र किया जा सकता आपके है, यहाँ चला गया, आज बीमारी में अध्यक्ष होने पे, सांसद होने पे फक्र किया जा सकता है। तमाम लोग फक्र कर सकते हैं, स्वाभिमान। लेकिन किसी ने उस रीढ़ को नहीं देखा, किसी ने उस पैदल सफर को नहीं देखा, किसी ने उस खाली वॉलेट को नहीं देखा जो आप बता रहे हैं। ये वो चीजें होती है संघर्ष की, जो ये जिम्मेदारी है जी, जिम्मेदारी है। हमारे साथी थे जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे और चारों तरफ से हाहाकार था, ये नहीं पता था कब कहाँ से मौत आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मत करो, इस देश में किसी भी तरह के पैदल घूम संगठन खड़ा कर लो। अगर संगठन खड़ा कर दिया विनरतन, तो इस देश में तुमसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। और अगर संगठन ना खड़ा कर पाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, सियासत में कुछ नहीं। तो बात मेरे दिलो दिमाग पर सेट हो गई थी। और अगर आपके यहाँ में रुका तो आपको कह दी कि 10 रोटी बना कर रख दीजिएगा। वो रोटी एक दिन खाई, 2 दिन खाई, जब तक चली चलाई। जहाँ गया, बिहार गया, बिहार के लोगों से रोटी बांध कर लाता था वहाँ। बंगाल गया, बंगाल पैसे नहीं होते थे ट्रेन में बैठने के बाद। अब पैसे, वो तो बता रहा हूँ, एक तो फरारी में पुलिस पीछे, फिर वो लोग जिनसे लड़ाई वो पीछे, फिर दूसरा कि संगठन को खड़ा करना है और अपने सब साथियों को भी बाहर निकालना है, सबको बचाना भी है। तो वो टेंशन है। और सहयोग करने वाला कोई नहीं। मैं सहयोग, हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन किसके द्वारा कहाँ सहयोग किया गया, कैसे किया गया, मैं खुद छुपा हुआ था। तो लेकर के आपका पंजाब से लेकर के और बंगाल तक मैंने सफर किया है पैसेंजर उसमें, जनरल डिब्बे। भयभीत भी होते थे भाई देखो, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ के एक चीज़ तो समझ आ गई कि मौत तो आनी, वो गोली से आ जाए, वो एक्सीडेंट से आ जाए, बीमारी से आ जाए, जो चीज़ आनी उसके लिए क्या बताओ ना, क्या डालना उसके लिए, वो तो आनी है कि प्रकृति का नियम है। अब समय जमानी हो गया जाएगी। हाँ, बट डर ये लगता था क्या जिस काम को कर रहे हैं, काम अगर अधूरा अगर रह गया तो कल क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन संतों का, साथियों का सहयोग रहा, संतों का आशीर्वाद रहा, मैं संगठन खड़ा करने में कामयाब रहा। संगठन खड़ा हो गया, आज ताकत इतनी ताकत है, एक आह्वान स्वाभिमान देता है या अभिमान? नहीं, भीम स्वाभिमान दे रहा है या अभिमान दे रहा है? भीम आर्मी का जो भी कोई नाम लेता है उसको अंदर से गर्व महसूस होता है। मैं तो कहता हूँ हमारे के लोगों को भी, आप लोगों को भी भीम आर्मी का नाम लो, गर्व महसूस होगा। गर्व महसूस लगता हो सकता है कि आप ये आडंबर की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी थोड़ी सुनी होगी कि जो बीजेपी का नहीं वो हिंदू नहीं, जो आरएसएस का नहीं वो हिंदू नहीं, उन्होंने ये भी थोड़ी चलाई थी। ठीक, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ यार इन सब चीज़ों में क्या रखा है, संवैधानिक लड़ाई लड़ो, आओ काम के आधार पर भिड़ जाओ, दो एक बार इस देश के दलित पिछड़ों को मौका, एक बार शुरुआत तो करके हाँ, एक बार दलित पिछड़ों को मौका तो दो, उनकी विचारधारा पर उन्हें काम करने का, फिर बताएंगे इस देश को कैसे चलाया जाता है। सोने की चिड़िया कभी सम्राट अशोक के समय में था, तब सोने की चिड़िया था, राज तक कहा जाता। जिस दिन यहाँ अम्बेडकर वादियों का राज स्थापित होगा, बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर के लोगों का राज स्थापित होगा, तो या फूले की विचारधारा वाले लोगों का राज स्थापित होगा, तो इसको हम लोग पूरा सोने की चिड़िया बनाएंगे। शुक्रिया आप लोगों ने इंटरव्यू किया। नहीं सर, इसमें एक सवाल हमारा रह जाता है, बस उसके बाद फिर करते हैं। लक्ष्य क्या मानते हैं, बड़ा लक्ष्य क्या है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो है उस मास्टर चाबी को हासिल करना है, या उससे बड़ा लक्ष्य जो है भीम आर्मी के माध्यम से आजाद समाज पार्टी लेकर चल रही है? टारगेट क्या लेकर? देखिए, सरकार बनाना ये लक्ष्य नहीं है, सरकार को बनाए लोकतंत्र, सरकार तो हमारी बनेगी, कोई नहीं। प्रदेश में या प्रदेश में बनाएंगे, उसके बाद देश में बनाएंगे। देखिएगा आप एक दिन, मैं आज आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके इस चैनल पे बैठा हुआ हूँ, आप मेरी इस बात को नोट कर दीजिएगा। एक दिन सरकार प्रदेश में बनाएगी और देश में बनाएगी। पूरे मनोबल से बड़ी बात कर रहे हैं। अरे बड़ी बात नहीं है ये, हमने अगली नस्ल, अपने बाद की नस्ल तैयार कर दी है और उनको शिक्षा दे दी है कि जब हम चले जाएंगे तो तुम इस पगार को संभालना, और जब तुम चले जाओ तो अगली नस्ल, 2 नस्लों को और तैयार करके जाना। ठीक, तब जाकर के दोनों जगह राज्य स्थापित करेंगे। महत्वपूर्ण काम यह है कि राज्य स्थापित इसलिए करना है कि यहाँ जो गैर बराबरी की विचारधारा है कि उसका गला घोट सके। गैर बराबरी के आधार पर इस देश में बहुत सारी बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक समुदाय का शोषण है। उस गैर बराबरी की विचारधारा
दम तोड़ जाए इस देश में, और इस देश में कभी गैर बराबरी जो है ना बिल्कुल खत्म है, कोई गैर बराबरी नहीं। सब लोगों को लगे नहीं राजनीतिक माध्यम है देश को चलाने का, आज राजनीति माध्यम बना लिया है धर्म की लड़ाई को लड़ाने का, घर चलाने का। देखते हैं आप भ्रष्टाचार कितना है। इन सब चीजों पर जो है ना काम होगा, बड़ी मजबूती से काम होगा। भीम आर्मी काम कर रही है, तभी तो भीम आर्मी से लोग डरते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूँ, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूँ कि एक समय का खाना ना होते हुए भी वो लेकिन अपने काम को, इस आंदोलन को मजबूत, मिशन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम की एक मिशन है, एक आंदोलन है, बड़ा आंदोलन, इस देश की व्यवस्था को बदलने का, पूंजीवादी ताकतों को बदलने का, फांसीवादी ताकतों को बदलने का, गैर बराबरी की ताकतों को बदलने का, जातिवादी ताकतों को बदलने का एक आंदोलन है। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन बहुत समय तक जिंदा रहेगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वो जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, सियासत संविधान से चलेगी, धर्म से नहीं चलेगी। गैर बराबरी का गला घोटने का कार्य आजाद समाज पार्टी करेगी। मौका उन युवाओं को दिया जाएगा जो सदन में जाके आम आदमी की, जरूरतमंद की, वंचित शोषित की आवाज बन सके। लक्ष्य बड़ा है, बात बड़ी है, देखने वाले बात होगी। बात कर रहे हैं विनय रतन जी। केंद्र और प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए किससे जेडी न्यूज के साथ बायोग्राफी पे आपकी जो आपने चर्चा की, समय दिया, और भीम आर्मी की जो उन अनछुए पहलुओं को भी आपने टच करने का न केवल काम किया बल्कि बारीकी से उन पर चर्चा करने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विनय रतन सिंह जी। शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर।